नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बस कुछ समय और है और देश का बजट यानी कि आपका बजट जो है पूरे साल का वो सामने होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आज पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। रिकॉर्ड 8वीं बार वो बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति से बजट पेश करने की मंजूरी ली है। बजट को लेकर संसद भवन में कैबिनेट की मीटिंग है और ये एक प्रोसेस है और उसके बाद संसद के पटल पर ये जो बही खाता है देश का, ये लाया जाएगा। और इस बार बड़ी सारी उम्मीदें जैसा कि हर साल रहती हैं। क्या उन उम्मीदों पर सरकार खरी उतरेगी? क्या वित्त मंत्री अपने पिटारे से लोगों को वो राहत देंगी जो वो उम्मीद कर रहे हैं? जैसे कि लोग चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज कम हो, लोग चाहते हैं कि जो किसान सम्मान निधि है वो बढ़ाकर अब 12,000 की जाए, लोग ये चाहते हैं कि जो आयुष्मान कार्ड योजना है उसका और ज्यादा विस्तार हो, महिलाएं चाहती है एलपीजी सिलेंडर के दाम घटे, एक आम उपभोक्ता ये चाहता है कि पेट्रोल डीजल के दाम घटे, कंपनियां ये चाहती हैं कि कॉरपोरेट को कुछ राहत दी जाए और सरकार की कहीं ना कहीं अपनी ये चाहत भी होगी कि सरकार का खजाना भी बढ़ता रहे। तो सरकार जाहिर तौर पर वहां सरकार की भी अपनी कुछ बंदिशें हैं और उनको भी विकास के कार्य करने हैं, तो सरकार अपना भी रास्ता निकालने की जरूर यहां पर सोचेगी। और हमारे साथ दो खास मेहमान हैं इस वक्त, उनके साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अमन साहा जी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सत्यप्रकाश, देखिए, जैसा मैंने कहा कि उम्मीद तो हर वर्ग करता है और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि उम्मीद तो सरकार की भी रहती है कि हमारा खजाना किस तरीके से और भरता रहे ताकि हम आगे विकास के कार्य करते रहे। तो इन दोनों के बीच बैलेंस बिठाना, और अब क्योंकि चुनाव भी नहीं है, जब चुनाव होता है तो हम कहते हैं कि लोक लुभावना एक बजट होगा। बातें तो बहुत सारी हो रही हैं कि 10 लाख तक की टैक्स की छूट हो सकती है, एक्साइज घटाया जा सकता है पेट्रोल डीजल पर। आपको क्या उम्मीद है पर्सनल लेवल पर? क्या ये सारी चीजें होती हुई दिखेंगी? आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, मैं सुन ही नहीं पाया जी। अच्छा, आवाज नहीं पहुंच पा रही सत्यप्रकाश जी तक। अमन जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही मेरी? हाँ, मेरे को आवाज आ रही है अभी। आवाज पहुंच रही है अमन जी। तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट सर, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बजट से आप? देखिए, सबसे पहले तो ये मोदी सरकार का जो है वो 3.0 सरकार को कह रहे हैं कि ये जो है वो अपना एक 8वां बजट पेश करेंगी। तो सबसे पहले तो इस समय सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण बजट सरकार के लिए इसलिए है क्योंकि आर्थिक स्थितियों को देखते हुए, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे जैसे आया है तो उसमें जैसे हमारा जीडीपी ग्रोथ है वो एक तरीके से हमने उसको अचीव नहीं कर पाए हैं, और जैसे जो एक तरह से जो पूरे विश्व में जो इस समय जो एक आर्थिक स्थिति जो चल रही है, लाइक वर्ल्ड वॉर्स हैं, सारी चीजें, तो इस समय सरकार के लिए ये बजट अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण है कि इकोनॉमी को रिवाइव करना, लोगों का इंक्लूजन कराना, फाइनेंशियल इंक्लूजन होना, एफडीआई सबको वापस लेकर के आना, शेयर बाजार पे जो लोगों का एक तरीके से अभी पिछले हम 4 से 6 महीने के बीच में हम देख रहे हैं कि लोगों को वो एक ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो एक तरीके से इतना पेसली नहीं ले पा रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार इस समय जो है सबसे ज्यादा जो फोकस करेगी वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे करती आई है, जिससे कि एक तरीके से रोजगार भी जनरेट और स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स पे ज्यादा से ज्यादा एक उम्मीद हमें देखी जा रही है। और ये बजट जो है वो सिर्फ एक टैक्स को लेकर के बजट नहीं है, तो सरकार को इसमें किसान वर्ग से लेकर के आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट्स, सभी को इंक्लूजन करते हुए, और एक तरीके से जो एक किसान है, क्योंकि किसान से भी कहीं ना कहीं सरकार का वो रहता है कि हमें इनको कैसे एक तरीके से इनका एक सम्मान निधि बढ़ाई जाए, जो एक 6,000 रुपए जो इनकी चल रही है, वो एक उम्मीद करते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ हमें एक इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, जिससे कि उनको भी थोड़ा सा खुश करने की कोशिश की जाए। हाँ, ठीक है। मैं एक एक रिएक्शन जल्दी से ले लेता हूं। और भी मेहमान जुड़ गए हैं हमारे साथ। आपको बता दें कि एसके मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सत्यप्रकाश जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सत्यप्रकाश जी, क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि हर बार उम्मीदों का बजट रहता है, बहुत सारी उम्मीद रहती है। आपको क्या लगता है प्रैक्टिकली क्या उम्मीदें इस बार पूरी हो सकती है? देखिए, जब से नरेंद्र मोदी लेड सेंटर में आई है, उसका बजट के मार्फत
एक फोकस रहता है कि जिन चीजों को नरेंद्र मोदी ने एम्फसाइज किया है उनको जरूर उसमें मेंशन किया जाए। देखिए, आपने देखा होगा कि ये 2024 इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी ने एक चीज कही थी कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने 2047 तक ज्ञान पर ध्यान, यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इनके सशक्तिकरण से ही यह संभव है। तो आप ये चीज देखेंगे कि इस बजट में उसकी झलक जरूर देखने को आपको मिलेगी। तो ये वेलफेयर से रिलेटेड पहली चीज। दूसरी चीज जो सरकार का फोकस है कि ग्लोबली भारत इकोनॉमिकली कैसे राष्ट्रों की श्रेणी में ऊपर टॉप पर खड़ा हो, उस पर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की तरफ भी इस बजट की दिशा, जैसा कि आपने इकोनॉमिक सर्वे से भी देख लिया होगा। तो ये सब चीजों पर इस सरकार का फोकस रहेगा। हालांकि टैक्स में कितना स्लैब लाते हैं ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि महंगाई बढ़ने के साथ मेरा यह मानना है कि इसका जो सीमा है वो बढ़ेगी। बिल्कुल कुछ वेलफेयर स्कीम्स जो हैं उन पर बजट ले जाने के साथ कुछ राज्यों में होने वाले चुनाव को प्रभावित करने की तरफ भी सरकार का ध्यान रहेगा। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में देसी और विदेशी निवेशकों को देश के अंदर आकर्षित करने की तरफ भी कहीं ना कहीं इस बजट को जरूर मिलेगा। ये उनके फोकस एरिया में जो अभी तक दिखता है, क्योंकि अनुमान केवल इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर ही लगाया जा सकता है, क्योंकि जब तक प्रेजेंट नहीं हुआ है तब तक अपन ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सर्वे ये कह रहा है कि उनका फोकस किस तरफ। ठीक है, आशीष वैश्य जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चेयरमैन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक रिएक्शन में एसके मिश्रा जी से ले लेता हूं फटाफट। एसके मिश्रा जी, देखिए, कमेंट्री जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, चाहे वो आर्थिक सर्वे की हो या प्रधानमंत्री का कल का बयान हो, जिसमें वो जिक्र करते हुए नजर आए कि हम चाहते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास पर मां लक्ष्मी की कृपा हो। तो इस बयान के बाद से बड़े लोग कयास लगा रहे हैं कि कुछ मिडिल क्लास को इस बार राहत दी जा सकती है। तो आप भी क्या इसको लेकर आशावादी हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, और इस बयान को किस तरीके से लिया जाए? नहीं, आशावादी तो है ही है। ये इनको एक्चुअली क्या होता है, जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप जो ग्रोथ रेट है, जैसे हमारे यहाँ की ग्रोथ रेट है, दुनिया में उसका असर आया है। लेकिन भारत में जैसे अभी इकोनॉमिक सर्वे जो कल आया है कि 6.4% का वो है, जहां हम उम्मीद कर रहे थे 7-8% के ऊपर हमारी ग्रोथ रेट रहेगी। तो उसका मुख्य कारण ये रहा है कि हमने 3-4 साल ये बीच में मिस किए हैं कि हमारा जो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है, उसको हम वो चीज वो रियायत नहीं दे सके जिसकी उसको अपेक्षा थी, और जिसके कारण जो कि पूरे जो डिमांड इंक्रीज होती है देश में, और जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो तब हमको ग्रोथ अब टारगेट सेट करने में ज्यादा आसानी रहती है। सरकार ने अभी 3-4 सालों में मिडिल और लोअर मिडिल क्लास को बिल्कुल बहुत, अगर कभी थोड़ा बहुत प्रयास भी किया, बहुत छोटी मोटी छूट दी है। तो इसलिए लोअर मिडिल क्लास तो उसके टारगेट पे रहेगा। दूसरा जो सेक्टर रहेगा, चूंकि आप देखिएगा चाइना मैन्युफैक्चरिंग का हब बनता जा रहा है देश में जो हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग है, उस पर सरकार उतना जितना प्रयास करके भी उतनी उस लेवल पे नहीं जा पाई। अब भारत देश के सामने अमेरिका की भी चुनौती है और चाइना की तो चुनौती दुनिया के सामने है। तो भारत को एक तरफ से अपने सेकेंडरी सेक्टर को जोर देना होगा, दूसरा अपने मिडिल और लोअर मिडिल क्लास को निश्चित रूप से करना होगा। अभी हमारी पूरी की पूरी जो डिमांड है वो रूरल डिमांड के ऊपर आश्रित होती जा रही है, और ये तो अच्छा रहा है कि एग्रीकल्चर में इस बीच 5-10 साल में सरकार ने देश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अदरवाइज देर को और समस्या आती है, इसलिए सरकार का इस समय ध्यान निश्चित रूप से मिडिल और खासकर लोअर मिडिल क्लास पे होगा, जो कि न केवल उसको सुविधा मिलेगी और सरकार के लिए जो उसका सरकार का जो एक कंस्टिट्यूंसी है, इलेक्टोरल कंस्टिट्यूंसी है, उसको भी एड्रेस करेगी। और साथ ही साथ देश को जो विकसित भारत की कल्पना है उसमें लोअर मिडिल क्लास बहुत कारगर रहेगा। इसलिए उम्मीद तो है कि इधर जो रहेगा। ठीक, आशीष जी,
इंडस्ट्री के लिहाज से देखें, जो एमएसएमई सेक्टर है वो बड़ी उम्मीदें लगाता है, बड़ी इंडस्ट्रीज तो लगाती ही हैं उम्मीदें, लेकिन अगर स्पेसिफिकली बात करें तो क्या उम्मीद इस बार बजट से आपको है, और लगता है कुछ बड़ी राहत आ रही है सरकार की तरफ से? देखिए सर, इंडस्ट्री को राहत में सबसे ज्यादा जो आवश्यकता होती है वो होती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, पॉलिसी रिफॉर्म्स की। और हम हर साल प्रयास कर रहे हैं कि हम वर्ल्ड की फैक्ट्री बन पाए, पर किसी न किसी कारण से हम वो मैन्युफैक्चरिंग अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं ग्लोबल, जो आज वियतनाम या दूसरे कंट्रीज अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है पॉलिसी इश्यूज, क्योंकि व्यापार तो व्यापारी को करना है, उसके लिए सरकार की आवश्यकता नहीं है। माल व्यापारी को बनाना है, बेचना इंडस्ट्रीज को है। हमें आवश्यकता होती है गवर्नमेंट के एक तो फिस्कल सपोर्ट की, कि हमको उनसे जो लोन वगैरह है वो आसानी से मिले, कम ब्याज दर पे मिले। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना। तो पिछले 3-4 साल में सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर खासकर 2019 के बाद से, कोरोना काल के बाद से काफी कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है, जिस कारण इंडस्ट्री को एक मोमेंटम मिला है। अब ये इस साल बड़ा मुश्किल होने वाला है सरकार के लिए भी, क्योंकि कोई कहे या नहीं कहे पर इस बजट के ऊपर सबसे बड़ा साया ट्रंप इफेक्ट का छाया हुआ है, जो एक हमारे ऊपर टैक्सेशन होने वाला है, जो कि बहुत जल्दी होने वाला है, रुकने वाला नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर हम टॉप 10 एक्सपोर्ट की इंडिया में बात करें तो 6 में यूएस टॉप पे जाता है, और जो हम 0% ड्यूटी पे यूएस को सप्लाई कर रहे हैं, अगर उन पे टैक्स लगता है, जो कि लगेगा ही, रुकने की संभावना नहीं है, तो हमारी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। और उस झटके से उबरने का एक ही तरीका है कि हमको हमारी एमएसएमई को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हमारी मैन्युफैक्चरिंग को वर्ल्ड क्लास करना पड़ेगा। दूसरा जो एक बहुत बड़ी आशंका जो कि पहले मुझे लग रही है कि जिस तरह से चाइना ने एआई लॉन्च किया है, बिल्कुल, तो ये बहुत जल्दी बहुत सारी नौकरियां खाने वाला है। और हमारी इकोनॉमी बेसिकली सर्विस इकोनॉमी है, मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी नहीं है। तो सबसे ज्यादा एआई का असर सर्विस सेक्टर की जॉब्स पे पड़ना है। तो अगर हम उस लिहाज से देखें तो हमारा सर्विस सेक्टर वीक होने की आशंका है, और हमारा एक्सपोर्ट वीक होने की आशंका है। तो अगर हमको ये ग्रोथ रेट का मोमेंटम मेंटेन करना है, जो कि हम नहीं कर पा रहे हैं, सरकार स्वयं ही मान चुकी है कि 8.4 से हम 6.4 पे आने वाले हैं, तो उसके यही 2 कारण है। और तीसरा कारण है चीन इफेक्ट। कल के आर्थिक सर्वेक्षण में 77 बार चाइना का जिक्र आया। ट्रंप का किसी मजबूरियों के कारण नहीं ले पा रहे हैं, बट 77 बार चाइना का जिक्र आया। तो इस तरह अगर हम सर्विस सेक्टर देखें तो तकलीफ में है, एक्सपोर्ट सेक्टर देखें तो तकलीफ में है। तो अब अगर कृषि सेक्टर अपनी ग्रोथ कर रहा है, एक रीजनेबल ग्रोथ कर रहा है, और उस रीजनेबल ग्रोथ को मोमेंटम नहीं मिलने वाला है 7 या 8% ग्रोथ वाला, या अगर 6.5% की भी हम बात करें, तो उसके लिए आपको एमएसएमई को और इंडस्ट्रीज को ही मजबूत करना पड़ेगा। और उसके लिए मैं सबसे ज्यादा उम्मीद करता हूं लेबर रिफॉर्म्स की, नाइट शिफ्ट में वुमेन वर्कर्स को अलाउ करने की, क्योंकि ये कुछ बेसिक कारण है जिसके कारण चाइना को ग्रोथ मिली है। चाइना 24 घंटे वर्किंग अलाउ करता है वुमेन के लिए, मैन के लिए। हमारे यहाँ इस मामले में काफी सारे अंकुश लगे हुए हैं। इसी तरह प्रदूषण या जो सरकारी विभाग की दखलंदाजी है, उसको कम करने पे मेरे को लगता है इंडस्ट्री बहुत ज्यादा आशान्वित है, और ये बहुत ज्यादा तेजी से हो भी रहा है। रही बात बैंक की ब्याज दर की, तो मोर और लेस स्टेबल है। मुझे नहीं लगता उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन की आवश्यकता है। इंडस्ट्री को क्रेडिट बहुत इजीली मिल रहा है, वो आगे भी मिलता रहेगा, तो उसमें कोई बहुत बड़े रिफॉर्म की आवो नहीं है। पर एक चीज जरूर है कि अगर मिडिल क्लास को जिस तरह हम उम्मीद छूट मिलेगी, तो वो छूट मिलेगी तो वो पैसा मार्केट में आएगा, और मार्केट में आएगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, और कंजम्पशन बढ़ेगा तो इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी। इंडस्ट्री की ग्रोथ अगर मोटे तौर पे देखें तो 2 तरीकों से होती है। पहला तो सरकारी खर्च से, जो रोड का, ब्रिज का, हॉस्पिटल का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, एयरपोर्ट का, रेलवे का निर्माण होता है। और दूसरा आम जन की क्रय शक्ति जब बढ़ती है तब इंडस्ट्री का विकास होता है। तो मुझे इस बजट में ये दोनों चीजों को लेकर, अच्छा सर, अभी कुछ दिन पहले क्योंकि चाइना का जिक्र बड़ी बार आया, और 2047 तक अगर हमें विकसित राष्ट्र बनना है तो वो कम से कम 8% की जो जीडीपी दर है वो होनी चाहिए। वो अभी मैच होती दिख नहीं रही। बीच में जो हमने 5 ट्रिलियन का सपना देखा था उस तक भी हम अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये जो चैलेंजेस हैं, ऊपर चाइना में भी एक स्लो डाउन आया था बीच में, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से एक राहत पैकेज लेकर आए, वहां पर फिर से वहां पर चीजों को ठीक करने की कोशिश की गई। फिर जो एआई इफेक्ट अभी हाल फिलहाल में पिछले 5-6 दिन
ने अमेरिका को सीधे चैलेंज किया है, वो इफेक्ट और जिसका आप जिक्र कर रहे थे अमेरिका का, ट्रंप का, अगर हर देश आज की डेट में यही कहेगा, क्योंकि इंडिया ने भी एक सपना देखा था मेक इन इंडिया का, अब अमेरिका भी वही कर रहा है, अमेरिका फर्स्ट वाली पॉलिसी, तो यहां पर जो हम कहते हैं ग्लोबल बिजनेस, उसको फिर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और उसमें हम कुछ इंडस्ट्रीज तो ले आए, जैसे एप्पल का जिक्र बार बार होता है कि एप्पल को हम लेकर आए हैं भारत में, लेकिन उसके अलावा आपको लगता है कि मेक इन इंडिया का बहुत ज्यादा असर कर पाए हैं हम अभी तक? सर, अगर हम एप्पल की बात करें, हम एप्पल को लेके आए हैं, पर हम ये चीज नहीं याद करना पड़ेगी हमें कि एप्पल अपने टोटल प्रोडक्ट को अगर वो 1 लाख में बेच रहा है, तो मेक इन इंडिया का इंपोर्ट कितना % है? अगर आप सारे कंपोनेंट चाइना से लाके और असेंबली कर रहे हैं और कोई 15 या 20% वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो वो मेक इन इंडिया नहीं, असेंबली इन इंडिया कहला सकता है। जाना पड़ेगा, असेंबली ऑफ इंडिया से बाहर आना पड़ेगा, और मेक इन इंडिया के लिए और जो आप ग्लोबल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, मेरे को लगता है ये इतिहास की बात हो गई है। ग्लोबल इकोनॉमी, जिस तरह हिंदुस्तान ने अपने देश प्रोटेक्ट करने की कोशिश की अपनी इकोनॉमी को, वही काम आज हर कंट्री कर रहा है। आज चाइना फर्स्ट पे चला गया, यूएस फर्स्ट पे चला गया, जर्मनी फर्स्ट पे चला गया। हर कंट्री केवल ये सोच रहा है कि मैं अपने निवासियों का कैसा फायदा पहुंचा सकता हूं, और उसमें शायद कुछ गलत भी नहीं है उनके अगर परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो अगर हर कंट्री अपनी सोचेगा, तो हम अब वो सब्सिडी रेजीम या यूएस की फ्रेंडशिप से हम व्यापार करें, वो नहीं होगा। अब व्यापार होगा केवल अपनी मेरिट से, कि हमारे संसाधन कितने हैं, हम अपने संसाधनों का कितना बेहतर उपयोग कर पाते हैं। हमारे यहाँ दोनों तरह के संसाधन भी हैं और प्राकृतिक संसाधन भी हैं, पर कहीं ना कहीं हम उनका दोहन नहीं कर पा रहे। उसका बेसिक कारण है कि हमारी जो पॉलिसीज हैं वो उतनी प्रोएक्टिव नहीं है जितनी चाइना की पॉलिसी है। चाइना की इकोनॉमी आज हमसे 10 गुनी बड़ी हो चुकी है। 1947 में हम और वो एक लेवल पे थे, और आज हम 2047 की बात कर रहे हैं, तो 100 साल में हम से वो करीब 20-22 गुना ऊपर होने वाले हैं। तो हमको सबसे पहले उसका एनालिसिस करना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा क्या किया है पॉलिसी रिफॉर्म्स में, क्योंकि वैसे वो हमसे कम एंटरप्रेन्योरशिप है चाइना में। हमारे यहाँ स्टार्टअप कल्चर उनसे बेहतर है, हमारे यहाँ व्यापारिक सोच उससे ऊपर है, हमारे एंटरप्रेन्योरशिप उससे ऊपर है, पर केवल एक सरकार का जो सपोर्ट, जो बिल्कुल वो सपोर्ट सिस्टम की कमी है। ठीक, मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। सत्यप्रकाश जी, एक चीज और है, इस पर बड़ी चर्चा होती है कि वेलफेयर स्कीम्स जिन पर बड़ा खर्चा आता है, कोविड के समय राशन की बात, अब क्योंकि इलेक्शन आया 2024 का तो उसको बढ़ा दिया गया, उसके बाद अब हर इलेक्शन दर इलेक्शन हम देख रहे हैं राज्य सरकारें कुछ घोषणाएं कर रही हैं, केंद्र सरकार किसानों को एक फंड दे रही है 6,000 का, उसको बढ़ाने की बात है, एक अफोर्डेबल हाउसिंग की बात है, तो उसमें भी, हालांकि एक चीज और है कि सारी योजनाएं 5 साल 4 साल पुरानी हो चुकी हैं। अब लोगों का ये भी कहना है कि भाई महंगाई हो गई है, महंगाई बढ़ गई है कई गुना, तो उस हिसाब से अब इन योजनाओं में फंडिंग भी बढ़े। जैसे हाउसिंग की योजनाएं हैं जहां पर 2-2.5 लाख रुपए तक सरकार देती है शहरी में, ग्रामीण में और कम है, तो लोगों का ये कहना है कि अब इसमें तो एक कमरा बनाना भी मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। लेकिन वही चीजें कि आप वेलफेयर स्कीम्स पर खर्च करें, इंफ्रा पर खर्च करें, सैलरी पर, पेंशन पर, बड़ा बैलेंस बनाना सरकार के लिए भी मुश्किल हो जाता है, और हम फिर उम्मीद करें बजट से भी कि हमें राहत दे दे सरकार। देखिए लोकेश जी, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है। पॉलिटिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, बेनिफिशरीज या बेनिफिशरी स्कीम्स 2 प्रकार की होती हैं। एक तो पूरे होल समाज को लेकर चलने वाली होती हैं, दूसरी इंडिविजुअल बेनिफिशरीज। ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट वोटर्स पर डालती हैं। इसलिए चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्यों की किसी भी दल की सरकार हो, आजकल कुछ समय से ये ट्रेंड आ गया है कि इंडिविजुअल बेनिफिशरी को अपनी तरफ खींचने के लिए, यानी कि जो चुनाव है उसमें वो उस पार्टी की तरफ, यानी रूलिंग पार्टी की तरफ जाए, इस पर ज्यादातर पार्टीज का ध्यान है। और ये कई चुनाव में, चाहे दिल्ली का इलेक्शन रहा हो, यूपी का इलेक्शन रहा हो, इवन मध्य प्रदेश का लाडली बहना योजना जैसा रहा हो, उस पर ये चीज का प्रभाव आपको देखने को मिला है। ये भी तय है कि महंगाई बढ़ने के साथ, जैसे कि आपने जो जिक्र किया, पीएम आवास योजना में जो सब्सिडी मिलती है, इस बजट में ये आशा की जा रही है कि उस सब्सिडी को बढ़ाया जा सके, जिससे रूलिंग बीजेपी यानी एनडीए को आगे आने वाले
या इन फ्यूचर उसका बेनिफिट मिले। एक महत्वपूर्ण चीज देखिए, यहाँ इस बजट में आने की चीज है, जो मैंने सर्वे रिपोर्ट को देखा, इकोनॉमिक सर्वे को, उसमें एक चीज आपने देखी कि लाइफ स्टाइल चॉइसेस, वर्क प्लेस कल्चर, और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो है फैमिली सिचुएशन। जब तक इन चीजों में सुधार नहीं किया जा सकता तो प्रोडक्टिविटी, ये बड़ा इंपैक्ट डालती है प्रोडक्टिविटी पर। सही बात है। और ये कब आती है? जब आपने देखा हो, जब वो जो काम करने वाला देश का व्यक्ति, युवा हो या बचपन हो उसका, यानी कि युवा और बच्चों पर उनका मेंटल हेल्थ उस लेवल पर सुधार दिया जाए तो ये देश के ग्रोथ में, इकोनॉमी में आगे चलकर बड़ा काम करेंगे। ये बड़ा सोच है, बजट के सर्वे से मैंने देखा है। तो ये देखा जा सकता है कि इस बजट में जो आज प्रस्तुत होगा उसमें एक चीज देखने को मिलेगी, युवाओं पर और बच्चों पर सरकार का फोकस रहेगा, जिससे कहीं ना कहीं देश की प्रोडक्टिविटी बढ़े और देश दुनिया की मुख्य आर्थिक ताकतों में से एक बने। ठीक, अमन शाह जी, देश में कुछ चीजों को सरल करने की एक मुहिम सी शुरू हुई थी कि हम कुछ जो नियम कायदे हैं उनको स्क्रैप करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, हम जीएसटी लाकर चीजों को इजी करना चाहते हैं। लेकिन ये जो दो टैक्स रिजीम है, इसकी क्या जरूरत है? और अगर मान लीजिए 10 लाख तक लेकर जाते हैं ये जो न्यू टैक्स रिजीम है, तो फिर जो पहली वाली पुरानी टैक्स रिजीम है उसका कोई मतलब बचेगा, या हमें देखने को मिल सकता है कि देश में एक टैक्स रिजीम शायद अब लागू हो जाए? ऐसी कोई उम्मीद लग रही है आपको? देखिए, सबसे पहले तो जो 2 टैक्स रिजीम है, सरकार का हमेशा से फोकस यही रहा है न्यू टैक्स रिजीम को लाने पे कि हम ओल्ड टैक्स स्कीम से ज्यादा लोग न्यू टैक्स स्कीम्स पे मूव ऑन करें। और अगर हम देखते हैं डेटा भी, अगर हम मोर देन 70 और 75% लोगों ने, जो एक मिडिल क्लास वर्ग भी जो है, उन्होंने न्यू टैक्स स्कीम्स को ही अपनाया है। सो हो सकता है कि पुरानी टैक्स स्कीम्स में इतने ज्यादा बदलाव हमें देखने को ना मिले, बट न्यू टैक्स स्कीम्स में हमें कुछ ना कुछ बदलाव देखने को जरूर मिल सकते हैं, क्योंकि इस समय जो है इकोनॉमिक स्लोडाउन है, गवर्नमेंट को एक तरीके से लोगों के पास पैसा देना है सो दैट कि वो लोग एक्सपेंडिचर कर सके, क्योंकि हमारा इकोनॉमिकली जो जीडीपी अप्रोक्सीमेटली 5.4 के आसपास है, लोगों को खर्चा करना है सारी चीजें। तो आइडियली देखा जाए तो दोनों ही टैक्स स्कीम्स को में से एक टैक्स स्कीम्स को ही लेकर के आना चाहिए और उसमें बदलाव करने चाहिए। तो मेजर बदलाव जो हम देख सकते हैं इस बजट में, वो न्यू टैक्स स्कीम्स में देख सकते हैं। और जीएसटी को लेकर के ये है कि कई सारी चीजों को वहां पे एक सिंप्लीफिकेशन हमें देखने को मिल सकता है कि कई चीजों पे हमें वहां पे जीएसटी का रेट जो है वो एक कम होगा, और वहां पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वहां पर, चाहे वो अब जीएसटी में कई सारे हमारे लिटिगेशंस हैं, जीएसटी ऑडिट्स हैं, सारी चीजें, तो वहां पर जाकर के एक अपील्स एंड प्रोसीजर्स पे भी हमें जो एक प्रोसीजर पार्ट पे भी एक हमें एक सिंप्लीफिकेशन हमें देखने को मिल सकती है, जिससे कि एक ईज ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस हो, चाहे वो एक बिजनेसमैन के लिए हो, चाहे एमएसएमई सेक्टर्स के लिए हो। कहीं ना कहीं हमें ये चीज देखने को, एक बड़ा बदलाव देखने को जीएसटी के सिंप्लीफिकेशंस पे देखने को मिल सकता है, और इनकम टैक्स में न्यू टैक्स रिजीम्स पे हमें देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि ओल्ड टैक्स स्कीम्स पे एक मेजर बदलाव भी आ सकता है कि वहां पर जाकर के आपको वो चीज को वो लोग, हो सकता है कि वहां पे उसको खत्म कर दे और न्यू टैक्स स्कीम ही लागू रखे। लेकिन न्यू टैक्स स्कीम्स अगर रखेंगे तो वहां पर जो है एक हाउसिंग लोन को लेकर के वहां पे उसकी डिडक्शंस एक देखने को हमें जरूर मिल सकती है, क्योंकि रियल स्टेट को भी पुश करना है इस टाइम पे, कहीं ना कहीं एक इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करना है लोगों को, क्योंकि सरकार का एक अपने एक विजन है कि भाई सबके पास अपना एक घर हो, सब चीजें हो, और एक तरीके से इन्फ्लेशन को, एक महंगाई को कंट्रोल करना है। ठीक, तो न्यू टैक्स स्कीम्स में इस बारी हमें बदलाव देखने को जरूर, मतलब उसमें भी ऐसा हमें देखने को मिल सकता है कि कुछ सेक्टर्स में छूट मिले अगर व्यक्ति लोन ले रहा है, ये देखना होगा। लेकिन सारे मेहमान बने रहिए आप हमारे साथ, बहुत सारे मुद्दे अभी जिन पर चर्चा करनी है, क्योंकि आधे ही घंटे और है अभी बजट आने में, और उससे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे क्या उम्मीदें हैं बजट से। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा मत। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। 88 26 40 40 40 पर कॉल करिए। राउंड नेक, वी नेक, फुल स्लीव, हाफ स्लीव, कोई भी टी शर्ट चाहिए हमारे वेबसाइट पे आइए। अपने प्रोडक्ट
पूरी दुनिया के सामने ले जाना है तो ये सब क्यों? Amazon है ना, जहाँ है करोड़ों कस्टमर्स, इंडिया और 18 ग्लोबल मार्केट प्लेसेस से भी दिखोगे तो बिकोगे। प्रस्तुत करता पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। सह प्रायोजक देव दर्शन धूप, सुबह जलाओ शाम जलाओ, चारों दिशाओं को महकाओ। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यह लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 88 26 40 40 40 पर कॉल करिए। Amazon से कुछ भी ले लोगे, इतना कॉन्फिडेंस? सिर्फ मेरा नहीं, 3000 लोगों का भी है डॉली जी। ला 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 ला। Amazon, हर मुस्कान की अपनी दुकान। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। 88 26 40 40 40 पर कॉल करिए। जिनको आयुर्वेद और वेदों का ज्ञान नहीं, वे महर्षि चरक, शुद्ध धन्वंतरी और च्यवन ऋषि की परंपरा के अनुरूप ओरिजिनल च्यवनप्राश हमने ऋषियों की विरासत और विज्ञान के अनुसार 51 बेशकीमती जड़ी बूटियों और केसर युक्त पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश बनाया, जो आपके शरीर को मेडिकल स्टोर बनने से बचाता है, आपके मासूम बच्चों और परिवार की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जब श्रेष्ठतम पतंजलि च्यवनप्राश है तो फिर ऑर्डिनरी च्यवनप्राश क्यों? प्रस्तुत करता देव दर्शन धूप, सुबह जलाओ शाम जलाओ, चारों दिशाओं को महकाओ। थोड़ी देर में 8वीं बार बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। राष्ट्रपति ने बजट पेश करने की दी मंजूरी। राजगढ़ में बाल बाल बचे वीडी शर्मा, नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने बीजेपी अध्यक्ष के काफिले को टक्कर मारी, 8 पुलिस वाहनों को रौंदा, एएसआई चलने की कोशिश। छत्तीसगढ़ में एचएमपीवी वायरस ने दी दस्तक, कोरबा में 3 साल के बच्चे में वायरस की पुष्टि, बिलासपुर अस्पताल में कराया भर्ती, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ को मिलेगा 5वां टाइगर रिजर्व, भौरनदेव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। महाकुंभ हादसे पर बाबा बागेश्वर के बयान पर विवाद, प्रयागराज में बोले भगदड़ में मरने वालों को मौत नहीं मोक्ष मिला। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का आधे घंटे बाद पेश होगा देश का आम बजट। बजट को लेकर संसद भवन में कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है। कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी मौजूद हैं। कैबिनेट बैठक में बजट को दी जाएगी मंजूरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं और बस थोड़ा सा ही इंतजार और जो है यहां पर रह गया है। आधे घंटे बाद जो है संसद भवन का टेलीकास्ट जो है वो शुरू होगा और न्यूज स्टेट पर आपको वो पूरा बजट भाषण सुनने को मिलेगा। और उससे पहले हमारी जो चर्चा है इस बजट को लेकर लगातार वो भी मेहमानों के साथ जारी है। क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं उनको हम समझने की कोशिश लगातार मेहमानों के साथ कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, उस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। एसके मिश्रा जी, आपने जो कहा कि इकोनॉमिक स्लो डाउन है, कंजप्शन बढ़ाना पड़ेगा। एक सेक्टर जो मिडिल क्लास की चाहत होती है कि भाई अपने पास एक 4 पहिया वाहन हो, उस सेक्टर में बहुत बड़ा एक कंजप्शन गैप दिखा
क्वार्टर के अंदर। और इस बार ये मांग हो रही है कि पेट्रोल डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है सरकार की तरफ से, उसको थोड़ा कम किया जाए। इससे आपको लगता है कि उस सेक्टर को स्पेसिफिक और जो लोगों के पास गाड़ियां हैं, जो टू व्हीलर हैं, उससे जो पैसे बचेंगे, इससे भी कुछ कंजप्शन बढ़ सकती है, या इस दिशा में सरकार कुछ फैसला ले सकती है? हमारा कहना ये था कि मिडिल क्लास गाड़ियों को तो बात छोड़, देश में जो हमारा लोअर मिडिल क्लास है, जो मेजॉरिटी में है, लगभग सबसे ज्यादा उसका अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो लोअर मिडिल क्लास है, उसके लिए आप आकर देखिएगा हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर है, जैसे अभी चर्चा हुई कि जीएसटी में हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, आप देखिएगा जो ये एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की निशानी नहीं है कि आप जीएसटी के माध्यम से, जीएसटी का हर साल हर महीने आप देखिएगा तो जो जीएसटी कलेक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। इससे क्या है, टैक्स रिजीम में सरल तो हुआ है हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स, लेकिन आप जब इनडायरेक्ट टैक्स पर ज्यादा फोकस करते हैं तो ये जो लोअर मिडिल क्लास है, कमजोर वर्ग है, उसके लिए ये बड़ा कष्टकर रहता है। तो इसलिए वहां भी देखना हो। दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए अभी बार बार ये डिमांड उठ रही है कि देश में जो सोशल सिक्योरिटी के बिजनेस, उसमें जो वो इंश्योरेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर को और खासकर हेल्थ इंश्योरेंस पे, इस पर जीएसटी का 18% 18% का वो कर रखा है। जब आप एक सोशल वेलफेयर के हिसाब से काम करना चाहते हैं और आप ऐसी चीजों पर इतना हाई जीएसटी की रेट रखेंगे, तो इससे जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है वो भी कम होता है। आप देखिएगा इनफॉर्मल सेक्टर के लिए बीच बीच में सरकार ने फोकस किया और उसकी स्कीम ले आ रही थी जिससे कि सोशल सिक्योरिटी भी बढ़े, लेकिन आप देखिएगा अभी भी गिग वर्कर्स का एक बड़ा वो आया है और सरकार की प्रायोरिटी में भी आ रहा है, उनके लिए कोई सरकार के पास सोशल सिक्योरिटी के तरीके। अब सरकार को जो मुख्य रूप से देखना होगा, अपनी प्रायोरिटी सेट करें। आपने कहा कि जो तमाम रेवड़ियां बांटी जा रही हैं उनको वो दिया जा रहा है, ये एक राजनीतिक मुद्दा है और इसको आप इस ढंग से आप इकोनॉमिक उसको एड्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक छूट की एक कॉम्पिटिटिवनेस आपस में और भी बढ़ती जा रही है। तो वहां पर तो जहां आर्थिक मामलों में हम ज्यादा फोकस नहीं कर सकते, उधर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उसके लिए तो पूरे पब्लिक को ही पॉलिटिकली होना चाहिए। हमको अपने जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है उसको मजबूत करना होगा। हमको अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे लाई गई है, लेकिन उसमें एक टारगेट रखा गया कि हमको अपने जीडीपी का 6% उसमें एक्सपेंडिचर हमारा होना चाहिए, लेकिन आप देखिएगा अभी हम वही 2.5% के करीब है। जहां पर एजुकेशन पर इतना कम हम खर्च करेंगे, जहां पर हम हेल्थ सेक्टर पर इतना कम खर्च, जहां हम सोशल सिक्योरिटी के लिए खर्च करेंगे, वहां पर हम ये करें कि हम बहुत तेजी से विकास के आगे रास्ते में बढ़ जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं होगा। हम केवल प्रतिक्रिया में कि अमेरिका में वो ये चीजें हो रही हैं तो हम अपने यहाँ ही कर ले, चीन में हो रहा है तो बोलकर हमको अपना बेसिक मजबूत करना होगा, और अपने जब बेसिक मजबूत करेंगे तो भारत के अंदर वो कैलिबर है, वो क्षमता है। अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर का तो हमारा इतिहास ही रह रहा है 2-2.5 हजार साल। देश को में जो आर्थिक संपन्नता रही है पूरे इतिहास के दौरान, वो हमारे इस्पात और कॉटेज इंडस्ट्री के थ्रू रहा है। तो हमको उन पर फोकस करना होगा। हमको जो हमारे जो सामाजिक इश्यूज हैं उसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, हमारे जो सोशल सिक्योरिटी की नीड वाले लोग हैं, इस पर फोकस करना होगा। हमको अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फोकस करना होगा, हमें अपने एमएसएमई सेक्टर को फोकस करना होगा, और इस पर जब हम फोकस करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। और साथ साथ हमको अपने टैक्स करना होगा। जीएसटी भले भी आप उसको ले आए, अच्छा किया, सरल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब आप जीएसटी पर फोकस करेंगे और हमारा डायरेक्ट टैक्स और खासकर इनकम टैक्स का आप पेनिट्रेशन ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे, उस पे उतना इजाफा नहीं कर पाएंगे, तो इससे विकास का जो बेसिक्स है वो मजबूत होगा। वो हमको मतलब थोड़ा सा उधर सरकार को ध्यान देना होगा। बिल्कुल, इन चीजों पर ध्यान देना होगा। एक बार बता दें जल्दी से दर्शकों को कि बस बजट का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में जो है वो निर्मला सीतारमण जो है वो आपको संसद में जाती हुई दिखाई देंगी। इससे पहले जो है कैबिनेट की एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में आपको बता दें कि इसको मंजूरी मिलेगी। पहले राष्ट्रपति के पास पहुंची थी, उसके बाद कैबिनेट बैठक, और अब जो आखिरी ये कुछ मिनट बचे हुए हैं जिसमें अब सीधे संसद में हमें दिखाई देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जहां पर वो ये जो बजट है, डिजिटल बजट है, इसको पेश करती हुई नजर आएंगे। और कैबिनेट की
मंजूरी जो है मिल चुकी है बजट को, ये आपको इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर कैबिनेट बैठक में बजट को मंजूरी दे दी गई है। ये इस वक्त अपडेट आपको दे दें और बस थोड़ी देर का इंतजार और रह गया है। यहां से ये मानकर चलिए 25 मिनट के आसपास जो है बैठक आपको जो है दिखाई देगी संसद की। थोड़ी देर में बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री और लगातार 8वीं बार है जब वो बजट पेश कर रही हैं। बड़ी उम्मीदें हैं निर्मला सीतारमण से। थोड़ी देर में जो है ये बजट पेश करती हुई निर्मला सीतारमण नजर आएंगी। मोदी कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दे दी है। लगातार 8वीं बार जो है बजट पेश होगा ये, और इसका साइज किस तरीके का रहता है, इसमें क्या सरकार प्रावधान करती है अगले 1 साल के लिए, ये देखना होगा। और हर सेक्टर जो है उम्मीद लगाकर बैठा है कि उसके लिए कुछ राहत जो है इस बजट से निकलकर सामने आए। पिछली बार हमने देखा था कि जो लॉन्ग टर्म गेन है, शॉर्ट टर्म गेन है, उन पर टैक्स बढ़ाया गया था और उसका बड़ा नेगेटिव असर जो है वो देखने को मिला था। गोल्ड पर पिछली बार ड्यूटी घटी थी तो वहां पर एक राहत देखने को मिली थी। लोगों ने जमकर सोना खरीदा और इसकी वजह से जो हमारे इंपोर्ट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। तो उसको बैलेंस करने के लिए हो सकता है कि इस बार ड्यूटी सोने पर फिर से बढ़ा दी जाए और सोना जो है वो हमें थोड़ा सा महंगा होता हुआ दिखाई दे। इसीलिए ये सारी चीज़ें और जो नई टैक्स रिजीम है जिसको सरकार लगातार प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, उसमें आपको बता दें कि ये कहा जा सकता है कि सरकार 10 लाख रुपए तक की जो इनकम है वो टैक्स फ्री कर सकती है। हालांकि ये सब कयासबाजी हैं और जो लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, शेयर बाजार में डायरेक्ट पैसा लगाते हैं, वो भी आज के दिन का इंतजार करते हैं कि बजट में ऐलान होते हैं तो जाहिर तौर पर उससे जो है वहां पर बूस्ट मिलेगा। और रिटर्न्स नहीं मिले हैं सितंबर से, अगर हम देखेंगे तो लगातार बाजार गिरता हुआ दिखाई दिया है। थोड़ी देर में बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री। लगातार 8वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं। मोदी कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। इससे पहले राष्ट्रपति से मंजूरी मिली और संसद भवन जो है बजट की कॉपी पहुंच गई है। 10:25 पर कैबिनेट की बैठक संसद भवन में हुई और वहां पर इसको मंजूरी दी गई। बड़ा गोपनीय ये पूरा डॉक्यूमेंट रहता है, बहुत गोपनीयता बरती जाती है। देश में एक बार फिर से मुख्य बजट पेश होने जा रहा है और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बजट को लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की महिलाएं क्या सोचती हैं, उनको क्या उम्मीदें हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे। हम रायपुर के देवेंद्र नगर इलाके में हैं और इस बार बजट को लेकर महिलाओं की क्या उम्मीदें हैं। एक बार फिर से बजट पेश हो रहा है, क्या क्या उम्मीदें हैं इस बार के बजट से? जैसा कि गैस की सब्सिडी का है, दाल है, चावल है, तेल है, ये सब की रेट अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो उसमें राहत मिलनी चाहिए। आपको क्या उम्मीदें हैं इस बार के बजट से? जीएसटी जैसे अपना दवाई में बहुत जीएसटी लगती है अपना, तो उसको जीएसटी कम किया जाए। और गैस सिलेंडर का रेट इतना बढ़ चुका है और घरेलू जैसे दाल चावल बाकी सब चीज़ें घरेलू उपाय, क्योंकि वो एक महिला है तो मैं उन महिलाओं से बहुत उम्मीद रखती हूँ कि हम लोग की दर्द को जरूर समझेंगे, है ना। मैं ये उम्मीद रखती हूँ। उम्मीद रखती हैं इस बार के बजट से? मैं ये सोचती हूँ कि शिक्षा विभाग जो मध्यवर्गीय लोग हैं वो शिक्षा विभाग में अच्छा मतलब पढ़ाई कराना चाहते हैं, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग जो है उस चीज़ को नहीं कर पाते और मतलब बहुत ज़्यादा फीस वसूलते हैं। ट्यूशन फीस होती है, बच्चों के बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, तो हम चाहते हैं कि उसके लिए थोड़ा बहुत कम हो जाए, फीस थोड़ी कम हो जाए, ट्यूशन से जो क्लासेस लगती है वो ना लगे और स्कूलों में इतनी अच्छे से पढ़ाई हो सके कि हमको ये सब की ज़रूरत ना पड़े। स्कूलों में पढ़ाई हो सके और शिक्षा के लिए जो बहुत ज़्यादा खर्च होता है उसमें कमी होनी चाहिए। आप कैसे देखती हैं इस बजट को आपके हिसाब से? मैडम के साथ में हूँ क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य जो है ये दो और फ्री होना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। फ्री में आप विश्वास रखती हैं जो फ्री में चीज़ें मिलती हैं सरकार की तरफ से? हाँ मिलती है ना, जो है उनका मिल रहा है। जैसे अभी उन्होंने महतारी वंदना योजना खोले हैं, उसके लिए हमारे को 1000 रुपये मंथली दे रहे हैं, वो बाकायदा हमको आ रहा है। और जो अभी राशन कार्ड
पे ये जो चावल वावल फ्री रखा है वो आ रहा है, उस चीज के लिए सबके लिए बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं है, वो सब चीजें बेस्ट है। पर जीएसटी कम किया जाए और शिक्षा संबंधी जो है पढ़ाई के प्रति ये कम किया जाए, और मेन है स्वास्थ्य। अगर हमारा स्वास्थ्य सही है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। आप किचन में कुछ कमी चाहती हैं? हाँ, किचन में चाहती हूँ मैं भी कमी, राशन में, और गैस सिलेंडर है जिसका रेट अभी कम हुआ है लेकिन फिर भी ज्यादा है, वो भी कम होना चाहिए। हाँ, पहले ठीक था, सब्सिडी मिल रही थी हमको। हाँ, हिसाब से मेरे हिसाब से भी किचन का कम होना चाहिए। आर्थिक स्थिति इतनी खराब होते जा रही है कि आज एक इंसान नहीं कमा रहा है, उसके साथ उसकी बीवी भी कमा रही है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे भी कमा रहे हैं। अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लोग जीना भूल जा रहे हैं। पहले एक लोग कमाते थे, चार खाते थे। मैं चाहूंगी कि सब्जी भाजी दाल चावल तेल जितनी भी है उसमें सब में रेट में गिरावट आए, ताकि हम अपनी जिंदगी को बेहतर जी सके और हमारे स्वास्थ्य भी अच्छा हो, एजुकेशन भी अच्छा हो। इसके लिए सरकार को, निर्मला मैम को, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण महिला है, वो बजट को बहुत अच्छे से समझती हैं और आप लोग अपने किचन का बजट संभालती हैं, घर का बजट संभालती हैं। आपके हिसाब से इस बार के बजट में क्या क्या होना चाहिए? वही कमी होना चाहिए जो दीदी लोग बोले हैं, वही है। जैसे कि गैस का सब्सिडी मिलता है वो थोड़ा और आना चाहिए, और ये सब राशन का महंगा हो गया वो भी कम होना चाहिए। जो जीएसटी लगा है, मेडिकल दवाई वगैरह खरीदते हैं उसमें भी जो जीएसटी है, कपड़े खरीद रहे हैं जीएसटी, वो कम होना चाहिए। जीएसटी से भी परेशान। मिलाकर देखिए, जो व्यापारी वर्ग है वो टैक्स स्लैब में कमी की मांग करता है, तो उसी तर्ज पर महिलाएं हैं वो भी टैक्स में कमी की मांग करते हैं, क्योंकि किचन में जो सामान आता है उसमें बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं। टैक्स अगर कम होगा तो चीज़ें सस्ती होंगी, चीज़ें अगर सस्ती होंगी तो महिलाओं के घर में जो सामान उपयोग होता है, जो किचन का जो सामान है, अगर वो सस्ता होगा तो बाकी चीज़ों में मदद मिल सकेगी। और इसी बात की उम्मीद इस बार के बजट से रायपुर की है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। देखिए, केंद्र सरकार का बजट आने वाला है और अब मेरे साथ आम जनता जुड़ी है और क्या उम्मीद वो लगा रही है हम उनसे ही जानते हैं। क्या उम्मीद है इस बजट से, जो बजट आज केंद्र सीतारमण जी लेकर आ रही है, क्या उम्मीद लगा रहे हैं उससे? आज पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी कि सिलेंडर के रेट कम हो रहे हैं। इससे हमारे परिवार की महिलाओं को बहुत उम्मीद की किरण जाग रही है कि आने वाला बजट बहुत अच्छा होगा, स्थिर होगा, जिससे परिवार के लोगों को इसका लाभ मिल सके। मोदी जी ने किसारा दिया है, लक्ष्मी को लेके भी क्या मानते हो, क्या है वो चीज, क्या लग सकता है, क्या हो सकता है? लक्ष्मी जी क्या है, महिलाओं के प्रति मोदी जी ने सोचा है, विचार किया है। हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने भी महिलाओं के विषय में सोचा है, तो हम भी बजट से ही उम्मीद करते हैं कि जो हमारी लक्ष्मियां हैं, गृह लक्ष्मियां हैं महिलाएं, उनके लिए बजट में बहुत ही अच्छी खासी छूट मिलेगी। क्या बजट से उम्मीद है आपको? जी, हम तो यही चाहेंगे कि हमारे यहाँ पे मोदी जी महिलाओं पे विशेष ध्यान दे रहे हैं, तो हम लोग ये बड़े थे कि कम से कम वो मोदी जी हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि महिलाओं पे ध्यान दे रहे हैं, और हम लोग भी यही चाहेंगे कि जितने से जितनी हम लोगों को सुविधाएं और साधन मिल सके तो बहुत बढ़िया। क्या उम्मीद है इस बजट से आपको? आज जैसे ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्य वर्ग महिलाओं के लिए वो घर की लक्ष्मी है, तो मैं भी यही उम्मीद करती हूँ कि जो बजट बनेगा वो मध्य वर्गों के लिए और हम सब महिलाओं के लिए मतलब सुविधाजनक रहेगा। कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना कि जो बजट होगा उसका फोकस मध्य वर्गीय लोग भी होंगे। क्या उम्मीद है इस बजट से आपको, जो केंद्र सरकार बजट लाने जा रही है? आज भारत सरकार का बजट पेश होना है। निश्चित तौर पर भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसे सुरक्षा भी देखनी है भारत देश की और अर्थव्यवस्था भी देखनी है। उसको लेकर हम लोग चाहेंगे कि अच्छे से अच्छा बजट आए और जन सुलभ और कम से कम मध्यम वर्गीय और जो निचला तबका है उसके लिए सहूलियतें जरूर। आप लोग युवा है और डिजिटल युग है, क्या चाहते, क्या उम्मीद है इस बजट से आपको? बजट से उम्मीद यही है कि जैसे पूरा परिवार है वो घर के किचन से चलता है, तो बजट में किचन पे जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किचन से ही सब कुछ है। इसलिए रसोई घर पे के बजट पे असर ना पड़े और उस पे सुविधा मिले, ये कोशिश होनी चाहिए बजट पे। तो तमाम लोगों से हमने चर्चा की, तो कहीं ना कहीं जो है लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बजट जो है, आने वाला बजट काफी अच्छा बजट हो सकता है। अमित सोनी, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। आशीष वैश्य जी, एक सवाल ये उठता है यहाँ पर कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जिसमें आपने कहा कि हमें थोड़ा सा ईज ऑफ डूइंग करना पड़ेगा, लेकिन सरकार ये भी चाहती है कि जो नियम कायदे हैं, मान लीजिए पर्यावरण का एक इशू है तो वहां पर क्लियरेंस में दिक्कत आएगी, एनजीटी के उसमें कुछ ऑर्डर्स आ जाते हैं, वो एक दिक्कत पेश करता है। फिर सामाजिक सुरक्षा का एक मसला है, आपने जैसे कहा कि हमें
महिलाओं को बढ़ावा देना पड़ेगा काम करने के लिए, लेकिन जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, जिस तरीके का स्ट्रक्चर है हमारा, यहाँ पर लोग फैमिली ओरिएंटेड ज्यादा हैं, पारिवारिक उनकी विचार अलग हैं। तो आपको लगता है कि ये सारी चीजें इतनी आसानी से बदलेंगी हमारे देश में? बदल चुकी है, केवल उसको हमको निचले तबके तक पहुंचाना है। जो अब हम एक सामाजिक ताना बाना या सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो आज तक मेरे को नहीं याद कि हिंदुस्तान के इतिहास में किसी उद्योग के अंदर किसी महिला के साथ कोई बदतमीजी या गलत काम हुआ हो। विद्यालय में सुनने को आ जाएगा, शैक्षणिक संस्थाओं में आ जाएगा, सड़क पे आ जाएगा, पर किसी उद्योग के अंदर नहीं हुआ है। तो उद्योग से ज्यादा सुरक्षित कोई जगह नहीं है महिलाओं के लिए, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो। तो हमको महिलाओं को एक देश का कमजोर अंग मानने के बजाय एक मजबूत अंग मानना पड़ेगा। और अगर हम उनको रात को काम करने के लिए मंजूरी देते हैं, तो उससे न केवल महिलाओं का विकास होगा, देश का विकास होगा, उद्योग का, तीनों का विकास होगा। एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होगी और उसी से हमको अगला रिफॉर्म मिलेगा। आज चाइना में मैक्सिमम काम लड़कियां कर रही हैं। आज जिस तरह की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है, टाटा का एक प्लांट है पुणे में, उसमें ऑटोमोबाइल पूरी गाड़ियां बन रही है, उस पूरे प्लांट में एक भी पुरुष नहीं है। 100% सिक्योरिटी गार्ड से लेके आखिरी तक महिलाएं हैं। तो जो काम टाटा कर सकता है वो हर उद्योग कर सकता है। हमने देश की आधी आबादी को वंचित किया हुआ है उनके अधिकार क्षेत्र से। तो हमको ये पॉलिसी रिफॉर्म्स में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जो आपने एनजीटी या प्रदूषण की बात की, उद्योग कभी नहीं कह रहा कि हमें प्रदूषण फैलाने दिया जाए। यहां प्रदूषण फैलाना चाहते हैं, वो चाहता है कि कंप्लायंसेस इजी हो, सिंगल विंडो पे परमिशन मिले। आज हमको 10, 12, 15 विंडो पे जाना पड़ता है। अलग आपको परमिशन प्रदूषण से लेनी पड़ती है, जमीन के लिए अलग लेनी पड़ती है। आप जो निस्तारण करते हैं, पानी का अलग, धुएं का अलग, जमीन का अलग। एक नोडल एजेंसी हो उद्योग विभाग की, जो एक सिंगल पॉइंट पे प्लग इन प्ले फैसिलिटी दे, जैसे कि आजकल चाइना में हो रहा है, या जो मॉडल गुजरात आकले पिछले 5 साल पहले, 10 साल पहले अडॉप्ट कर चुका है, कि वहां सारे प्लग इन प्ले इंडस्ट्रियल एरिया है। आप जाइए, अपना निवेश लेके जाइए, अपना प्रोडक्ट लेके जाइए, कंपनी चालू कीजिए। हमारे यहाँ कंप्लायंसेस में 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं, तब तक वो प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाता है। बिल्कुल। तो सरकार के पास एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर नहीं है। और जो एक आध स्टेट में इलेक्शन आने वाला है, वहां पे भी आर्थिक स्थिति निर्णायक साबित नहीं होने वाली है। अगर हम यूपी की बात करें तो वहां पे शायद वोटिंग का पैटर्न कुंभ पे ज्यादा आधारित होगा। दिल्ली करीब करीब हो चुका है। तो इस समय कोई सरकार पे इलेक्शन पॉलिटिक्स का, तो हमको ये लाडली लक्ष्मी या इन सब चीजों से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि इनसे आप कुछ तबके को कुछ दिन खुश करके वोट ले सकते हो, पर देश का समग्र आर्थिक विकास इन चीजों से नहीं हो सकता है। उसके लिए इस पैसे को आपको एक ऐसी जगह लाना पड़ेगा जो डेवलपमेंट का कास्केडिंग इफेक्ट हो। एक उद्योग दूसरे उद्योग को पैदा करे, बड़ा उद्योग छोटा उद्योग रोजगार को पैदा करे, वो रोजगार लॉजिस्टिक को पैदा करे। एक सर्कुलर इकोनॉमी बनानी पड़ेगी। उस पैसे को सर्कुलर इकोनॉमी में डालना पड़ेगा, जिससे कि 1 रुपया घूम के 10 रुपए बन पाए। आज हमने क्या कर रखा है कि हम फ्री बीज बांट रहे हैं, और माफी चाहूंगा वो आधी फ्री बीज गलत कामों में इस्तेमाल हो रही है। जिस तरह से वो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कैपिटल भी किसी गरीब पे जनरेट नहीं हो पा रही है। वो पैसा एक आम आदमी बचत में नहीं ला रहा है, वो कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, वो केवल उन खर्चों में बढ़ रहा है जिनकी की शायद आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह की फ्री बीज से हमें बाहर आना पड़ेगा। जिस तरह का 1991 का मनमोहन सिंह जी का बजट था, डायनामिक बजट, या निर्मला सीतारमण जी का 2019 का बजट था, इसी तरह ये 2025 के बजट में मैं उम्मीद कर रहा हूं, जो बजट फ्री बीज से हटके, फ्री बीज उनको कुछ देनी पड़ेगी, अपने आप को जेन्युइन साबित करने के लिए उनको देना पड़ेगा फ्री बीज। ठीक, पब्लिक फ्रेंडली बनाने के लिए फ्री बीज देना पड़ेगा। वो शायद वही चीजें हाईलाइट भी होती हैं ज्यादा, इस वजह से उनको सरकार रखना भी चाहती है। लेकिन सत्यप्रकाश जी, जैसा सर ने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि अमेरिका शायद हैवी ड्यूटी लगाएगा और वो उस दिशा में आगे बढ़ेगा, वो अमेरिका फर्स्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है। चाइना को तो ऑलरेडी लेकर वो काफी बार अपनी बात कह चुका है कि हम ड्यूटी लगाएंगे ताकि अमेरिकन जो कंपनीज हैं वो ज्यादा आगे बढ़ सकें। अगर हम भारत का इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखें तो वहां पहले एक डेफिसिट दिखता है। अमेरिका को हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं,
अगर वहां भी टैक्स लग जाएगा तो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ज्यादा इसमें हमें दिक्कत लगेगी, क्योंकि जिन देशों के साथ हमारा सरप्लस या अच्छा चलता है वहां और ज्यादा अगर हम नहीं एक्सपोर्ट कर पाएंगे या चीजें महंगी हो जाएंगी तो देश की इकोनॉमी पर इसका असर पड़ेगा। चाइना के साथ तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा गैप है ही हमारा। सत्यप्रकाश जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ बताएं, आपने किससे पूछा है प्रश्न? जी आपसे ही था सर ये सवाल। अभी नहीं आई, अब आई है आवाज, बताइए, मैं सुन नहीं पाया प्लीज। मैं ये पूछना पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछे जो सर एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारा जो मेक इन इंडिया था कि हम ज्यादा से ज्यादा बनाएं, एक डिफरेंस तो रहा है ना सर कि अभी भी हम आयात ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं उतना। और अगर अमेरिका जैसा देश उस पर भी और ड्यूटी लगा देगा तो फिर ये देश की इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा एक आगे डेंट कर सकता है, उस दिशा में भी सरकार क्या सोचेगी? आपके प्रश्न बड़े मजबूत रहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण। जब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हो, दुनिया के टॉप 3 देशों की इकोनॉमी में पहुंचने की बात कर रहे हो, ये स्थिति तभी संभव है जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इसके लिए इंटरनेशनली क्या एफर्ट सरकार के द्वारा, इस बजट की बात नहीं है, ये तो पॉलिसीज की बात है कि पॉलिसीज में क्या लेके जा रहे हैं और ग्लोबली भारत का जो प्रोडक्शन है उसका दुनिया पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है। आज भी भारत की जो मानसिकता है कि हम विदेशी प्रोडक्ट खरीदते हैं, भारत के प्रोडक्ट कम खरीदते हैं। एक चीज महत्वपूर्ण है, देखिए कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उन्होंने एक चीज कही थी कि डिस्पैरिटी बिटवीन कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स एंड बेसिस, इस पर कहीं ना कहीं इसको कम करने की तरफ भी देश को कदम या इस वजह कि कॉर्पोरेट की बेनिफिट तो बढ़ रहे हैं, उनके मतलब फायदा उनको बढ़ रहा है, लेकिन क्या ये फायदा जो वहां का वर्कर है, एम्प्लॉय है, उसको मिल रहा है? यह सुनिश्चित भी होना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं जो लोगों को क्राइसिस झेलना पड़ रहा है, क्योंकि केवल हम पब्लिक सेक्टर से ये नहीं कह सकते कि पूरे देश को रोजगार दे सके। रोजगार देने का सबसे अगर उचित कोई दूसरा साधन है तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है या फिर स्टार्टअप है। तो इन दो के माध्यम से अगर वहां पर लोगों को, आज आप एक देखिए कि एक कोई बाबू है जो किसी गवर्नमेंट में काम कर रहा है, उसकी जो सैलरी है क्या उसके बराबर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले बंदे की बिल्कुल सेम सिचुएशन पर हो, क्या उसकी है? नहीं है। इसकी तरफ जबकि बेनिफिट देखा जाए कि सरकार का लाभ या फिर प्राइवेट सेक्टर का लाभ देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर का लाभ कई गुना अधिक है। तो फिर वहां उनकी सैलरी या उनके बिजनेस उतने कम क्यों हैं? इस तरफ क्या सरकार क्या कदम उठा रही है? देखिए, देश को स्ट्रांग बनाने के लिए लोगों को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। ये चीज अगर बजट में, हालांकि अपकमिंग फाइनेंशियल सेशन के लिए हो या ना हो, लेकिन इन फ्यूचर ये चीज को आना ही आना चाहिए। और हालांकि सरकार ने अगर चिंता जताई इस चीज पर, तो इस पर भी कोई ना कोई स्टेप लिए जाने की तरफ सरकार कदम बढ़ाने की तरफ होगी, आई थिंक। ठीक, मैं एक आखिरी कमेंट सर जाऊंगा अमन जी से। अमन जी, कौन से सेक्टर आपको लगते हैं जिनमें शायद अब सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? अगर अब नहीं दिया तो बहुत पिछड़ जाएंगे हम उन चीजों। देखिए, एक तो जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि ये जो बजट है वो बहुत एक चैलेंजिंग बजट है, क्योंकि आर्थिक स्थिति को देखते हुए, तो जैसे मनमोहन सिंह जी ने 1991 में एक बजट पेश किया, इसको लेकर के आए थे, तो एक इंश्योरेंस सेक्टर एक ऐसा है जिसमें देश में जो सरकार का एक फोकस रहा है कि आयुष्मान भारत को लेकर के सारी चीजें, तो एक हम देख सकते हैं कि मेजर अनाउंसमेंट जो है वो एक इंश्योरेंस सेक्टर पे आ सकता है, जहां पर अभी 74% का एफडीआई अलाउड है। हो सकता है कि ये जो है वो 100% एफडीआई अलाउड जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर पे हो जाए। और दूसरी चीज जो है एक मैन्युफैक्चरिंग को, क्योंकि अगर हमें एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अगर हमें बनाना है तो हमें सर्विस सेक्टर के साथ एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी एक बूम करने की बहुत जरूरत है। ठीक। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमें जो है कि एक तो जीएसटी के सिंप्लीफिकेशन, और एक जैसे हमारा एक टैक्स में रहता है विवाद से विश्वास स्कीम, तो इसी तरह से कस्टम्स में बहुत सारे लिटिगेशंस हैं जो कि बहुत सारे पेंडिंग हैं। तो एक कस्टम एमएसटी स्कीम लेकर के आने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे कि एक ईज ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस हो और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स के नजरिए से। ठीक। एसके मिश्रा जी, क्लोजिंग रिमार्क्स सर आपके।
इसमें अब सभी दिया है। सरकार ने कल इकोनॉमिक सर्वे कहा है कि हम डीरेगुलेशन के माध्यम से हम इस बार अब अपने स्ट्रक्चरल जो एडजस्टमेंट है उसको पूरा करेंगे। तो लेकिन सरकार का मुख्य फोकस जो अभी बताया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होना चाहिए, एजुकेशन और हेल्थ होना चाहिए। उसमें इंश्योरेंस सेक्टर पे जरूरी है, क्योंकि इंश्योरेंस सोशल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा प्राइम तरीका होता है। उस पर सरकार को फोकस करना होगा और लोअर मिडिल क्लास को किसी न किसी रूप में आपको रियायत देनी होगी, क्योंकि जो ईमानदारी से जो उनकी इनकम है उसका वो सही ढंग से एक छोटा सा 20 सेकंड आशीष जी, आपका एक रिएक्शन सर जल्दी से। सर मेरा एक सिंपल सा मानना है कि चूंकि टैरिफ बढ़ने वाला है और हमको कॉम्पिटिटिव होना है, तो हमको लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग रेजिम पे जाना पड़ेगा। ठीक। और उसके लिए हमको सब जगह कॉस्ट कटिंग पे ध्यान देना पड़ेगा सरकार के एंड पे, चाहे वो बिजली की कीमत कम करना है, चाहे लो टैक्सेशन करना है। हमको बेसिक खर्चों को कटौती करना पड़ेगा, जिससे कि टैरिफ लगने के बाद भी हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव रहे, जैसा चाइना ने किया। ठीक है सर, बजट के बाद भी हम जरूर इस पर चर्चा करेंगे। अभी क्योंकि समय 11 बजने वाले हैं, तो बजट एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद हम इसको आगे विस्तार देंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और छोटे सा ब्रेक के बाद बजट भाषण।